नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे गोविंद वल्लभ पंत की एकांकी विष कन्या। तो आइए इस एकांकी के पात्रों के माध्यम से इसका कथानक जानते हैं। देखिए, इस एकांकी की अगर बात करें तो इसमें जो प्रमुख पात्र हैं वो है चंद्रविजय, जो कि विजेता राजा है, अपराजिता जो पराजित पक्ष की कन्या है, और विष कन्या है। पहला सेनापति, दूसरा सेनापति और सैनिक, ये तीनों ही चंद्र विजय की सेना के पात्र हैं या चंद्र विजय की सेना में शामिल हैं। तो इस जो एकांकी है इसकी कहानी शुरू होती है दुर्ग से, और वो दुर्ग कौन सा है? जिस दुर्ग पर चंद्र विजय ने विजय प्राप्त करी है। यानी चंद्र विजय जो राजा है उसने दूसरे राजा के दुर्ग पर विजय प्राप्त करी है। वहां पर जो दुर्ग का कक्ष है, क्योंकि चंद्र विजय काफी थका हुआ है, और जब वो अंदर अंतःपुर में जाता है, उस अंतःपुर में, अंतःपुर वो स्थान जहाँ महिलाओं को रहने की जगह होती है, महिलाओं के लिए जो महल के अंदर का स्थान होता है, तो उस अंतःपुर में जब जाते हैं राजा चंद्र विजय, तो वो देखते हैं कि वहाँ एक बड़ा ही सुंदर शयन कक्ष है। वहाँ पर सेनापति भी आते हैं और वो भी उसके बारे में बात करते हैं कि बड़ा अच्छा है। और अगर देखें तो इस एकांकी का प्रारंभ ही इन दोनों सेनापतियों की आपसी बातचीत से होता है। वो अंदर कुछ ढूंढते हुए अपने शत्रुओं को कि कोई बच ना गया हो या कोई कहीं छुप कर ना बैठा हो, इस मंशा से वो अंदर निकल जाते हैं। ढूंढते ढूंढते काफी भीतर चले जाते हैं, जहां वो उस शयन कक्ष को देखते हैं। वहीं पर पीछे पीछे राजा चंद्रविजय भी आ जाते हैं। राजा चंद्रविजय उस कक्ष में विश्राम करना चाहते हैं, लेकिन सेनापति जो हैं वो बड़े ही दोनों समझदार हैं। वो इस बात से चिंतित है कि जो पराजित पक्ष है उसमें से हमें जीवित या मृत कोई भी राज परिवार का व्यक्ति हमें नहीं मिला है। ना तो वो युद्ध भूमि में मारे गए और ना ही वो हमें उसके बाद कहीं मिले, यानी महल में भी कहीं छुपे हुए नहीं मिले। तो उनको सुरक्षा के दृष्टिकोण से थोड़ी मन में उनकी आशंका है। जब वो उस कक्ष में घूम रहे होते हैं, जो शयन कक्ष है, मुख्य जो इस एकांकी में स्थान लिया गया है, वहां पर सेनापति को किसी के श्वास की आवाज सुनाई देती है। और वो श्वास की जो आवाज है उसके बारे में दूसरा सेनापति उससे मजाक मजाक में कहता है कि तुम्हें ठंडी सांस सुनाई दे रही है, गर्म सुनाई दे रही है, नर की है या नारी की है? तो सेनापति बताता है कि नारी की सांस है और ये ठंडी सांस है। लेकिन तभी चंद्र विजय का आगमन हो जाता है और उन दोनों की बात बीच में रह जाती है। चंद्र विजय उस शयन कक्ष में सोना चाहता है, विश्राम करना चाहता है। जब वो सोने के लिए वहां विश्राम कर रहा है या सोने के लिए तैयार है, उसी समय उसे भी अनुभव होता है कि उसके अलावा किसी और की सांस भी इस भवन में चल रही है। तो वो वहां पर आवाज देता है कि जो कोई भी यहाँ छुपा हुआ है वो सामने आए। तो जो सामने आती है वो अपराजिता है। अपराजिता जो कि शत्रु पक्ष की कन्या है, और वो विष कन्या है। विष कन्या कौन होती है? एक सुंदर बालिका को बचपन से ही अपने शत्रु पक्ष से बदला लेने के लिए या अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से, पहले ऐसे हुआ करता था कि राजघरानों में या राजमहल में विष कन्या तैयार की जाती थी। वो कोई भी सुंदर बालिका हो सकती है जिसे बाल्य अवस्था से ही हल्की हल्की जहर या विष की मात्रा दी जाती थी, जिससे उसके शरीर पर कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े, लेकिन वो विष उसके रक्त में शामिल हो जाए। और जैसे जैसे वो बड़ी होती, उसके खून में वो जहर फैल जाता या उसके खून में वो जहर रम जाता, और अगर वो किसी के साथ अपने संबंध स्थापित करती या किसी को अगर वो मारना चाहती तो बड़ी ही आसानी से वो मार सकती थी। इसीलिए जो अपराजिता है ये विष कन्या है, लेकिन राजा चंद्र विजय इस बात से अनभिज्ञ है। वो अपराजिता से उसके बारे में पूछते हैं कि वो कौन है। अपराजिता उसे बताती है कि वो इसी महल में राज परिवार की कन्या है, यानी राजकन्या है या राजा की इकलौती पुत्री है। तो चंद्रविजय उससे ये जानना चाहते हैं कि सब कहाँ है और वो यहाँ पर कैसे है। अपराजिता उसे एक झूठी मनगढ़ंत कहानी सुनाती है और वो कहती है कि सब तो रस्सी के सहारे, जब उन्हें लगा कि वो हार जाएंगे तो सब जो परिवार के लोग थे वो रस्सी के सहारे दुर्ग से नीचे उतर गए, और जब उसके उतरने की बारी आई तो रस्सी टूट गई। लोगों के द्वारा या राज परिवार के द्वारा बहुत कहने पर भी अपराजिता ने नीचे जाने से इनकार कर दिया, और क्योंकि वो डर रही थी अपने
अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो उसे ये था कि अगर वो नीचे कूदेगी तो वो मारी जाएगी या वो मर जाएगी, इसीलिए वो यहीं छुप कर बैठी है और वो अपने परिवार के साथ नहीं जा पाई। जो राजा चंद्रविजय है वो उसे आश्वासन देता है कि हम दो राजाओं की दुश्मनी का तुम्हारे प्रति मेरा कोई गलत व्यवहार नहीं रहेगा, और वो दोनों आपस में बातचीत करते हैं। उसके बाद जो राजा चंद्रविजय है वो अपराजिता को अपनी पत्नी बनाना स्वीकार कर लेता है। लेकिन बीच बीच में सैनिक आकर उसे ये सूचना देते हैं कि बाहर से कोई ऐसा प्रतीत हो रहा है कि खूब तेज अग्नि जलते हुए हमारे महल की तरफ आ रही है, और शायद हमारे दुर्ग की तरफ आने वाली जो ये अग्नि का समूह है ये हमारे लिए चिंताजनक है, क्योंकि शायद ये विद्रोही हैं जो हमारे दुर्ग पर आक्रमण करना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि जो राजा चंद्रविजय है ये अपराजिता के प्रति मोहित है, उसके रूप पर मोहित है, तो वो सैनिक की बात को अन्यथा लेते हैं और उसे वहां से चले जाने के लिए कहते हैं। उसके पश्चात दोनों अपना कक्ष बदल लेते हैं ताकि किसी का ध्यान उनकी ओर ना जाए। लेकिन जो सेनापति हैं वो दोनों सेनापति उसे फिर ढूंढ लेते हैं, और राजा के बाहर ना आने पर वो स्वयं उस कक्ष में प्रवेश कर जाते हैं। जो राजा चंद्रविजय है वो उन पर क्रोधित होता है कि तुम एक राजा के कक्ष में इस प्रकार कैसे आ सकते हो। लेकिन दोनों सेनापति राजा चंद्रविजय की आंखें खोलते हैं और उसे कहते हैं कि जब वो एक कन्या के प्रति इतना मोहित हो गया है, जब अपने राज कर्तव्य को भूल गया है, राज्य की सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो अपने कोई भी काम वो नहीं कर रहे हैं, ऐसे में वो राजा के प्रति बिल्कुल भी अगर देखें तो सेवक का भाव नहीं रखते या उसको अपना स्वामी नहीं मानते। यानी दोनों सेनापति इस एकांकी में उन व्यक्तियों की तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो, अगर कहें कि स्वामी भक्ति की बात करें तो दोनों ही स्वामी भक्त हैं, और अपने स्वामी की आंखें खोलने के लिए, अपने राजा की आंखें खोलने के लिए उसकी बगावत तक कर देते हैं। राजा जो चंद्रविजय है वो उन दोनों की बात से बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है, मन से बहुत ज़्यादा क्रोध का अनुभव करता है, ग्लानि का अनुभव करता है कि वो कैसे काम वासना में फंस कर अपराजिता के प्रति आकर्षित हो रहा है और अपने राजा होने के कर्तव्य को भूल रहा है। वो जब जाने के लिए तैयार होता है तो अपराजिता उसे रोकती है कि वो ना जाए यहाँ से, लेकिन चंद्रविजय उससे कहता है कि अगर तुम मेरे मार्ग में बाधा बनोगी तो मैं अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु का त्याग करने में भी परहेज नहीं करूंगा। मेरे लिए राज कर्तव्य पहले है, बाकी सब सुख बाद में। और इसी बहस में वो अपराजिता की हत्या कर देता है, उसके वो पेट में छुरा घोंप देता है। लेकिन अपनी इस कार्य के लिए वो क्षमा याचना करता है अपराजिता से और उसे कहता है कि तुम्हें भी मुझे मारने का पूर्ण हक है, और अपनी तलवार अपराजिता की तरफ बढ़ाता है। लेकिन अपराजिता उस तलवार को पकड़ नहीं पाती और वो उसके हाथ से गिर जाती है। तभी चंद्रविजय को अपराजिता के पास ताड़ पत्र पर लिखा हुआ संदेश नजर आता है जो उसने अपने पास रखा हुआ था। ताड़ पत्र यानी ताड़ के पत्ते पर संदेश जो उसने लिख रखा था, और वो एक कपोत के माध्यम से उस संदेश को भेजना चाहती थी। चंद्रविजय जब उस संदेश को पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि मैं अपने काम में सफल रही, चंद्रविजय को मैंने अपने जाल में फंसा लिया है और कुछ ही पलों में उसकी मैं हत्या कर दूंगी। जैसे ही दरवाजे पर 3 बार संकेत होंगे या 3 बार उसको खड़काने की ध्वनि उत्पन्न होगी, वो दरवाजा खोल देगी और इस तरह हम इस दुर्ग पर फिर से अधिकार कर लेंगे। तुम्हारी विष कन्या, और अपने बारे में नीचे वो विष कन्या शब्द का संबोधन लिखती है। तो इस प्रकार जो चंद्रविजय है वो अपराध बोध से ग्रसित हो जाता है कि किस प्रकार वो एक अपने आप को कोसने लगता है कि कैसे वो एक कन्या के जाल में फंस गया, और अपने दोनों सेनापतियों के साथ मिलकर वो उस दुर्ग को बचाने के लिए प्रयासरत होता है और अपराजिता मारी जाती है। और इसी के साथ इस एकांकी का समापन हो जाता है। ये एकांकी दिखाती है कि सेनापति चाहे राजा के वहां पर अगर देखें तो सेवक है, लेकिन राजा को कर्तव्य की याद दिलाने के लिए दोनों सभी सीमाएं पार कर जाते हैं, ताकि राजा को उसके कर्तव्य के बारे में बताया जाए, उसको जागृत किया जाए। जो वो गलत मार्ग पर चल पड़ा है, अपने राजबोध को भूल गया है या अपने मुख्य कर्म को भूलकर काम वासना में लिप्त हो रहा है, तो उसको सही रास्ते पर लाने का काम सेनापति करते हैं। और अपराजिता के मृत्यु के साथ ही इस एकांकी का समापन हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि इसका कथानक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें जो चंद्रविजय है, ये राजा चंद्रविजय और अपराजिता, ये दोनों ही मुख्य पात्र हैं। लेकिन यहाँ पर मुख्य पात्रों में अगर हम बात करें
तो दोनों सेनापति भी यहाँ मुख्य भूमिका में कह सकते हैं, क्योंकि इन्हीं के कारण जो राजा चंद्र विजय है वो सही मार्ग को पहचान पाते हैं और ग्लानि का अनुभव करते हैं कि वो अपने कर्तव्य से विमुख कैसे हो गए। सैनिक यहाँ पर गौण भूमिका में है, लेकिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही आकर राजा को सूचना देता है कि बाहर से आक्रमण हो रहा है या उसकी आशंका जताई जा रही है। जो स्थान है ये दुर्ग का स्थान है, जिस दुर्ग पर विजय प्राप्त करी है चंद्र विजय ने। जिस कक्ष में चंद्र विजय है वो बहुत ही सुंदर कक्ष है, और दोनों सैनिकों की आपसी बातचीत से हमें पता चलता है कि इस दुर्ग का शिल्प बहुत ही सुंदर है, यानी बहुत ही सुंदर तरीके से संपूर्ण दुर्ग को बनाया गया है। कोई भी आसानी से नहीं समझ सकता कि कहाँ पर कौन सा कक्ष है और किस तरह से इसका निर्माण किया गया है। एक तरह से कहें तो खुफिया जो यहाँ पर इमारतें हैं वो भी काफ़ी है, जिसकी बातचीत दोनों सैनिकों की बातचीत से हमें पता चलती है। और इसका कथानक बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। संध्या के समय सारी बातचीत या घटनाक्रम यहाँ पर ये चल रहा है। संध्या का समय है विजय प्राप्ति के पश्चात, संध्या के समय में ये सारा घटनाक्रम घटित हो रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये एकांकी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और इसकी समीक्षा आप आसानी से कर पाएँ, ऐसी मेरी कल्पना है। अगर आप इसके और भी प्रश्न चाहें तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।